देखिए आपका सेक्शन 7 तक आपका बताया गया था और इसको कोरिलेट करके बताया अपराधों का संज्ञान आपका मैंने कैसे काग्निजेंस लिया जाएगा ये आपका बताया गया था। इसके बाद धारा 8 ये कहते हैं कि अपराधों का कुछ उद्देश्यों के लिए संज्ञेय होना और अजमानती होना और असमनी होना। संज्ञेय मतलब पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं। अजमानती का मतलब कि जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार होगा। और असमनीय का मतलब कि इस अपराध में जो समझौता कहिए हो सकता है कि नहीं, तो समझौता सामान्यतः नहीं हो सकता। इसके बाद 8B आपका लास्ट जो क्वेश्चन है 8B आपको पढ़ना है और इसी के कर्तव्य और अधिकार देखने हैं। देखिए जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नोट्स में एक दो हम बता दें, तब आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक ही क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन आपका दो प्रकार से कंसेप्चुअल बन सकता है कि दहेज अधिनियम के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए यह दिखाइए कि यह अधिनियम अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल रहा और असफलता के कारणों को बताइए। यानी कि आपका गुण और दोष यानी कि असफलता तो सफल रहा कि नहीं ये लिखवा गया है नोट्स में, और असफल क्यों रहा इसके लिए हमने 10-12 कारण नोट्स में है कि दहेज अधिनियम सफल क्यों नहीं हुआ, तो 10-12 कारण लिखना पड़ेगा। दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आपका लिखवा भी गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दिए गए विभिन्न अपराधों और उनके लिए दंडों का उल्लेख करिए। तो जितने अपराध धारा 3 से दिए गए हैं, धारा 3 में, 4 में नहीं, धारा 3 से लेकर और जितने अपराध अगली धाराओं में दिए गए हैं, तो आप सबको थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और उसमें सजा कितनी हो सकती है वो लिखना पड़ेगा। तो एक जितनी दंड की धाराएं हैं सबको याद करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा कानून है भाई। क्वेश्चन आपका मॉडल ऐसे ही बनाएगा। और तीसरा और मैंने और भी हम लिखवाए हैं, पढ़ा भी दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी से आप क्या समझते हैं, इसके अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख करिए। यानी कि डावरी प्रोविशन ऑफिसर एक होगा, तो आप लिखेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8B में आपका दहेज प्रतिषेध अधिकारी का वर्णन किया गया है। जो निम्नलिखित हैं इसके अधिकार और कर्तव्य निम्नलिखित है, तो नियुक्ति कैसे होगी, अधिकार क्या होगा, कर्तव्य क्या होगा, ये सभी बातें एक ही धारा में वर्णित है कि धारा में 8B में। लेकिन ये दिखाई वास्तविकता में नहीं देता, जल्दी दिखाई नहीं देता, लेकिन है। देखिए एक शब्द, राज्य सरकार उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे, और वे क्षेत्र भी निर्दिष्ट कर सकेगी जिनकी बाबत वे अपनी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करेंगे। यानी कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा। ये इनका क्षेत्र, किस क्षेत्र में ये काम करेंगे ये कौन निर्धारित करेगी, स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। और इन्हें शक्ति और क्या दे सकेगी, कार्य। पहला खंड हो गया नियुक्ति, कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा खंड देखिए, प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा। तो पावर खंड 2 में दी गई हैं और देखिए 4 शक्तियां दी गई हैं, रट कर जाइए। पहला है यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है। यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी का यह शक्ति होगी या कार्य होगा,
या कर्तव्य होगा कि वह ये देखे कि क्या समाज में इस कानून का पालन हो रहा है कि नहीं, अर्थात क्या लोग बिना दहेज लिए दिए विवाह कर रहे हैं कि नहीं। ये देखना किसका कार्य है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। दूसरा, दहेज देने या दहेज लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना। यानी कि जो लोग दहेज लेने या देने के लिए एबेट कर रहे हैं, दुष्प्रेरित कर रहे हैं, तो अभी आईपीसी में बताया, लिखवाया गया कि दुष्प्रेरण कितने प्रकार से हो सकता है। 3 प्रकार, या तो किसी को उकसाइए, या षड्यंत्र में शामिल होइए, या शासय सहायता। तो ऐसे दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को रोकने का कार्य किसका है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। और जो लोग दहेज मांगने को, यानी कि लोगों के घर घर जाए, लोगों को जागरूक करे कि आप दहेज की मांग न करिए, यह एक सोशल यानी कि सामाजिक बुराई है, और आप लोग बिना दहेज के ही क्या करिए, विवाह। तो क्यों मौर्य जी, कितना मांगेंगे, 1/3 कि 1/4? आधा चलिए, तो चाय तो आधा नहीं पिए कि आधा मांगेंगे। चाय तो 5 हिस्सों में बांट दिया गया, तो कितना हिस्सा इनके कितने भागों में बांटा जाएगा, 5वां हिस्सा ही मिलेगा। मांगेंगे कि नहीं? तो देखिए, आपका वही तो दिक्कत है कि सभी लोग कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं और बिना दहेज की क्या करेंगे विवाह, और जब मौका मिलते ही आधा तिहाई और मौर्य जी जैसे कितना हिस्सा, 5वां हिस्सा मांग लेंगे। तो देखिए आगे भाई आपका, यानी कि इस अधिकारी का कर्तव्य है कि समाज में जागरूकता फैलाए, लोगों को जाकर कहे कि आप डावरी लीजिए कि न लीजिए, न लीजिए। तीसरा अधिकार देखिए, इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करे। यानी कि इसका मतलब दहेज प्रतिषेध अधिकारी का अगली शक्ति यह है कि इस अधिनियम के तहत आपका जो दहेज लेने और देने के लिए, या दहेज जो मांगा गया है, दहेज लिया दिया गया है, उसके खिलाफ अगर मुकदमा हुआ है, तो एविडेंस कलेक्ट करना भी किसकी जिम्मेदारी है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, साक्ष्य भी एकत्र करेगा। चौथा, ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाए या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया जाए। यानी कि राज्य सरकार उपर्युक्त 3 कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी सौंप सकती हैं या नियम बनाकर, और इस अधिकारी को अन्य कार्यों को दे सकती हैं कि तुम इन 3 कार्यों के अलावा और भी क्या करो, कार्य करो। तीसरा खंड देखिए, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती हैं जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसी परिसीमाओं और शर्तों के अधीन करेगा जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हो। तो आप एक लाइन में 2 लाइन इसको सटीक लिखिएगा, बेरट की भाषा नहीं। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियां या कुछ शक्तियां राजपत्र में अधिसूचना जारी करके दे सकती हैं, और ऐसा अधिकारी इन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या लगाई गई शर्तों के अनुसार करेगा। तो जो पुलिस को शक्ति है एविडेंस कलेक्ट करना, एफआईआर करना, मुकदमा लिखना, अन्वेषण करना, अगर चाहे राज्य सरकार तो ये शक्ति किसको दे सकती है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। और अंतिम देखिए, राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कार्यों में दक्ष पालन में सहायता देने
और सहायता करने के प्रयोजन के लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कर सकेगी, जिसमें उस क्षेत्र में जिसकी बाबत ऐसा अधिकारी अधिकारिता का प्रयोग करता है 5 से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे, जिनमें से कम 2 महिलाएं होंगी। तो बस इसको अपने मने भाषा में लिखना है, ध्यान से देखिए। दहेज प्रतिषेध अधिकारी। अब दहेज प्रतिषेध अधिकारी को जो कार्य सौंपे गए हैं उन कार्यों को वह और अच्छे ढंग से कर सके, दक्ष या कुशल प्रकार से कर सके, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे अधिकारी को सलाह देने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड या एक सलाहकारी परिषद या बोर्ड गठित कर सकेगी मतलब बताइए, बात है कि विवेक है, जिसमें आपका कितने लोग होंगे? 5 लोग, जो सामाजिक क्या होंगे? कार्यकर्ता, माने उस इलाके के सोशल वर्कर होंगे। और इन 5 लोगों में कम से कम कितनी महिलाएं होंगी? 2। तो इस प्रकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी और उसकी शक्तियां और कार्य समाप्त हुए। अगर आ जाए क्वेश्चन तो बस इतना ही लिखना है। इस प्रकार आपका नियम बनाने की शक्ति पूछा नहीं जाता ज़्यादा। तो इस प्रकार ये कानून भी पूरी तरह समाप्त हो गया आपका। और कल से आपका ये पास्कोस एक्ट उठाया जाए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। 2018 में मुख्य संशोधन हुआ है, वो भी हमें देखना है। और आपका अच्छा कानून है, बालकों के प्रति जो सेक्सुअल ऑफेंस किए जाते हैं बालक बालिकाओं के प्रति, उसी के बारे में कड़ा प्रावधान किया गया है। तो कल से आपका तीसरा कानून जो बिहार का है, हाँ ये कानून आपका एमपीए डीपीओ में भी है और राजस्थान में थोड़ा देखना पड़ेगा है कि नहीं, लेकिन एमपीए डीपीओ में है। अब राजस्थान एपीओ आने वाली है, उसमें है कि नहीं है? उसमें भी। तो ये जो दोनों एससी एसटी एक्ट पढ़ाया गया, डावरी एक्ट पढ़ाया गया, ये भी आपका दोनों जगह है, तीनों जगह, राजस्थान में भी, एमपीए डीपीओ में भी और बिहार में। तीसरा कानून भी सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और आपका आईपीसी से कोरिलेट करके ही पढ़ना है। जो भी आप पढ़ेंगे इस कानून में, जब भी लिखिए तो कहाँ से कोरिलेट करके? आईपीसी से। तो भूमिका कल बताया जाएगा, अगर भूमिका के बाद समय मिला, क्योंकि उद्देश्य इत्यादि भी बताना रहता है, तब हम कानून शुरू कर देंगे। 5-6 दिन लगेगा। तो अगला क्लास कल चलेगा भाई आपका